नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपने पीसीआर की उपयोगिताओं पर प्रथम भाग के ट्यूटोरियल को देखा, पसंद किया व कुछ नया सीखा। आज हम पीसीआर की कुछ और उपयोगिताओं के बारे में जानेंगे जो जीनोटाइपिंग, जेनेटिक टेस्टिंग्स, क्लिनिकल व मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स यानी कि बीमारियों की पहचान के बारे में व एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं जीनोटाइपिंग से। जीनोटाइप क्या होता है? यह एक व्यक्ति का या एक जीव का जेनेटिक मेकअप यानी कि उसके समस्त जीन्स के बारे में जानकारी होती है। जीनोटाइपिंग क्या होती है? अब किन्हीं भी दो व्यक्तियों से अगर हम आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ दें तो जीन्स की सीक्वेंस एक समान नहीं होती है। एक पॉपुलेशन या जनसंख्या में सभी व्यक्तियों की जीन सीक्वेंसेस में थोड़े वेरिएशन या भिन्नताएं होती हैं, जिसके कारण ही हम भिन्न रंगों की आँख के रंग, बालों के रंग वगैरह जो फिनोटाइप्स होते हैं उनको देखते हैं। जीन्स की इन बदली सीक्वेंसेस को अलील्स या ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन्स भी कहते हैं, जो कि एक जनसंख्या में सामान्यतः मौजूद होते हैं। कुछ अलील्स बीमारियों से भी जुड़े होते हैं। इसके अलावा बहुत से एसएनपी या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें जीन्स में एक बेस बदल जाता है व प्रोटीन भी बदल जा सकता है, को भी कई बीमारियों से एसएनपीज को जोड़ा गया है, जैसे कि कैंसर से कई एसएनपीज को जोड़ा गया है। तकरीबन 66 करोड़ या 660 मिलियन से भी ज़्यादा एसएनपीज औसतन एक व्यक्ति के जीनोम में पाए जाते हैं, किंतु 1% से भी कम एसएनपी हमारे प्रोटीन बनाने वाले या कोडिंग जीन्स को प्रभावित करते हैं। इसलिए कई एसएनपीज को कई बीमारियों के मार्कर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं कि पीसीआर के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है। एक अलील संबंधित रियल टाइम या क्यूआरटी पीसीआर का प्रयोग करके यह पता किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति में किसी बीमारी से संबंधित एसएनपी या अलील तो नहीं मौजूद है। बहुत आवश्यक बात यह है कि प्राइमर हमें बहुत सावधानी से डिज़ाइन करने होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइमर्स का एक जोड़ा प्रयोग किया गया है, जो कि एक वाइल्ड टाइप या सामान्य अलील को पीसीआर द्वारा बढ़ा सकते हैं। इससे हम जान सकते हैं कि उस व्यक्ति में सामान्य अलील मौजूद है। अगर कोई एसएनपी मौजूद है तो वाइल्ड टाइप फॉरवर्ड प्राइमर का जो 3' OH ग्रुप वाला सिरा है, इस बदले हुए बेस से नहीं जुड़ेगा व पीसीआर प्रोडक्ट भी हमें नहीं प्राप्त होगा। इस स्थिति में अगर वाइल्ड टाइप जीन मौजूद है तो पीसीआर प्रोडक्ट प्राप्त होगा, और अगर एसएनपी इस जीन में मौजूद है तो केवल रिवर्स प्राइमर ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से जुड़कर पीसीआर प्रोडक्ट देगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन की जगह लीनियर एम्प्लीफिकेशन होगा व हमें कम प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इस प्रक्रिया के और भी वेरिएशंस हैं। यहाँ पर वाइल्ड टाइप यानी कि सामान्य प्राइमर्स का एक सेट व अलील संबंधित प्राइमर्स का दूसरा सेट प्रयोग किया जाता है। इनमें प्राइमर्स के अतिरिक्त एसएनपी संबंधित प्रोब का भी प्रयोग किया जा सकता है। जीनोटाइपिंग पीसीआर के द्वारा ट्रांसजेनिक जीवों को भी पहचाना जा सकता है, जैसे कि नॉक इन व नॉकआउट माइस। यह ट्रांसजीन से संबंधित प्राइमर्स का हमें प्रयोग करना होता है। पीसीआर की एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है संक्रामक रोगों या इन्फेक्शियस डिजीज की पहचान करने में। इस क्षेत्र को क्लिनिकल व मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स के रूप में जाना जाता है। जेनेटिक टेस्टिंग व कैंसर से संबंधित म्यूटेशन भी इस क्षेत्र में आते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे पीसीआर को कुछ संक्रामक रोगों जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस या टीबी या एचआईवी का इन्फेक्शन की पहचान में, और अब बहुत ही प्रसिद्ध SARS-CoV-2 RT-PCR टेस्ट यानी कि कोविड पीसीआर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। पल्मोनरी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न किए जाने वाला क्रॉनिक या दीर्घकालिक संक्रमण है। इसकी पहचान के लिए सामान्यतः कल्चर, स्पूटम या थूक की स्टेनिंग का प्रयोग किया जाता है, या पीसीआर का प्रयोग करके अतिशीघ्र ही टीबी के बैक्टीरिया की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। ये टेस्ट बहुत ही विशिष्ट है व परंपरागत तरीकों से ज़्यादा भरोसेमंद है। इसके लिए हमें माइकोबैक्टीरियम के पैन स्पेसिफिक प्राइमर डिज़ाइन करने होते हैं, जो कि माइकोबैक्टीरियम के ही जीन्स को एम्पलीफाई करते हैं। माइकोबैक्टीरियम के कई जीन्स को पीसीआर द्वारा बढ़ाकर देखा जा सकता है, जैसे कि इंसर्शन एलिमेंट IS6110, ACE, गैप, GLC-B, RPOA व RPOB, ACR व ACG जीन्स को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। HIV या ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की पहचान के लिए भी RT-PCR टेस्ट का प्रयोग किया जाता है।
जो कि HIV वायरस के RNA जो मरीज की कोशिकाओं में उनकी DNA के साथ जुड़ गया है को संबंधित प्राइमर का प्रयोग करके एम्पलीफाई कर सकते हैं। इसमें 2 चरण होते हैं। पहले चरण में, जिसे हम नेस्टेड PCR कहते हैं, रिवर्स प्राइमर को वायरस के गैग जीन के संरक्षित या कंजर्व क्षेत्र की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि फॉरवर्ड प्राइमर को वायरस की नहीं बल्कि ह्यूमन ALU रिपीट सीक्वेंस की पहचान के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इस PCR से जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे हम दूसरे चरण के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ दूसरा फॉरवर्ड प्राइमर HIV वायरस के R क्षेत्र का कॉम्प्लीमेंट्री होता है व रिवर्स प्राइमर वायरस की LTR-U5 सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इस चरण में हम वायरस के cDNA को बढ़ाकर वायरस की पहचान कर सकते हैं। नए QRT-PCR टेस्ट में HIV के mRNA की पॉली A टेल से कॉम्प्लीमेंट्री रिवर्स प्राइमर व फॉरवर्ड प्राइमर, जो कि HIV के किन्हीं दूसरे जीन से संबंधित हो सकता है, का प्रयोग किया जाता है। फॉरवर्ड प्राइमर को पॉलीमरेज जीन्स POL1, POLJ व LTR-U3 व LTR-U5 क्षेत्रों का कॉम्प्लीमेंट्री बनाया जाता है। अभी हाल ही में सार्स कोरोना वायरस 2 का RT-PCR टेस्ट इतना खबरों में है। ये तेज, विश्वसनीय व संवेदनशील तरीका है जिससे कोरोना वायरस इन्फेक्शन या कोविड की पहचान की जा सकती है। इसके प्राइमर्स ह्यूमन कोरोना वायरस पॉलीमरेज के ORF1b जीन की पहचान के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। प्रत्येक प्राइमर के जोड़े में 5 प्राइम सिरे पर एक फ्लोरेसेंट डाई 6FA को जोड़ा जाता है ताकि QRT-PCR द्वारा वायरस की संख्या यानी कि वायरल लोड को जाना जा सके। एक ही चरण वाले इस PCR में पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल्स का प्रयोग करके डायग्नोसिस को पक्का किया जाता है। जेनेटिक टेस्टिंग में PCR का प्रयोग एक तेज व नॉन इन्वेजिव प्रक्रिया के रूप में होता है जिसमें अजन्मे शिशु में किसी जेनेटिक बीमारी के बारे में पता लगाया जा सके। प्रसव के पूर्व की जांचों या प्रीनेटल टेस्टिंग के लिए एक डिजिटल ड्रॉपलेट या DPCR का प्रयोग किया जाता है। मां के खून में बहुत ही कम मात्रा में भ्रूण का कोशिका रहित DNA पाया जाता है। एक गर्भवती मां के खून में तकरीबन 3 से 13% फ्री DNA भ्रूण से प्राप्त होता है। इस DNA को सर्कुलेटिंग सेल फ्री फीटल DNA या CCFF DNA कहते हैं। इसे PCR से बढ़ाकर भ्रूण के लिंग के बारे में, SNPs के बारे में, रीसस फैक्टर के बारे में, जीन्स में कोई डिलीशन या म्यूटेशन उपस्थित है तो उनके बारे में व एन्यूप्लॉइडीज के बारे में जाना जा सकता है। DPCR सामान्य PCR की तरह ही होता है व इसमें एक फ्लोरेसेंट अणु से जुड़ी प्रोब का प्रयोग किया जाता है। PCR के नमूने या सैंपल को हजारों बहुत सूक्ष्म बूंदों में इस प्रकार बांटा जाता है कि हर सूक्ष्म बूंद में एक ही DNA टेम्पलेट हो। हालांकि कई बूंदों में एक भी टेम्पलेट नहीं हो सकता है व कई में एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब इन DNA टेम्पलेट्स को प्राइमर की मदद से बढ़ाया जाता है व फ्लोरेसेंट प्रोब की मदद से पहचाना जाता है। अगर सफलतापूर्वक एम्प्लीफिकेशन होता है तो फ्लोरेसेंस की मदद से उन बूंदों को पहचाना जाता है जहां एम्प्लीफिकेशन हुआ है व उन्हें पॉजिटिव कहा जाता है। बिना फ्लोरेसेंस वाली बूंदें नेगेटिव मानी जाती हैं। इस डेटा को स्टैटिस्टिक्स से विश्लेषण किया जाता है। इस DPCR तकनीक का प्रयोग भ्रूण में कॉपी नंबर वेरिएशंस व सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशंस की पहचान के लिए भी किया जाता है। STR या शॉर्ट टेंडम रिपीट्स 2 से 7 बेस पेयर लंबी दोहराई गई सीक्वेंसेस होती हैं जो कि ह्यूमन जीनोम में कई जगह पाई जाती हैं। ये सीक्वेंसेस कितनी बार दोहराई जाती हैं ये हर व्यक्ति में, जिसको हम कहते हैं कॉपी नंबर, हर व्यक्ति में भिन्न होता है। किसी व्यक्ति में अगर ये 400 बार दोहराई गई हैं तो दूसरे में 418 बार हो सकती हैं, तीसरे में 462 बार हो सकती हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे 2 व्यक्तियों की जिनमें दोहराई गई संख्या एक समान हो, संभावना बहुत कम होती है। इसलिए STRs को DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसको हम पैट्रिक टेस्ट, फॉरेंसिक, क्रिमिनल ट्रायल व जेनेटिक आइडेंटिटी प्राप्त करने में बहुत ही आवश्यक मानते हैं। इस तकनीक से जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड या GMO फूड की भी जांच की जा सकती है। यहाँ हम 2 व्यक्तियों के STR की जांच कर रहे हैं जिनके कॉपी नंबर भिन्न हैं व PCR के बाद PCR प्रोडक्ट के रिजल्ट्स भी भिन्न हैं। ये प्रक्रिया कैसे की जाती है? हम तकरीबन 10 से 12 भिन्न STR सीक्वेंसेस के लिए प्राइमर डिज़ाइन करते हैं, फिर इन्हें एक ही साथ एक ही मल्टीप्लेक्स प्रयोग में प्रयोग करते हैं। जैसे कि उत्तरी अमेरिका में कोडिस 13 फिंगरप्रिंटिंग में
13 भिन्न STR के प्राइमर्स का प्रयोग एक संदिग्ध व्यक्ति के नमूने की जांच के लिए किया जाता है। अगर हम 13 भिन्न STR का प्रयोग करेंगे तो ये संभावना कि दो व्यक्तियों के सभी 13 STRs का कॉपी नंबर एक जैसा ही होगा बहुत ही क्षीण या ना के बराबर होती है। PCR कृषि के क्षेत्र में या एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में भी एक महत्वपूर्ण तकनीक है। हम PCR को ट्रांसजीन या क्लोन किए गए जीन की जांच के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसे GMO फसलों की जांच के लिए भी प्रयोग किया जाता है। फसलों में प्लांट ब्रीडिंग्स के लिए भी PCR प्रयोग किया जा सकता है। PCR के द्वारा तेजी से रोगजनक जीवों या पैथोजेंस की जांच की जा सकती है व कुछ ऐसे बैक्टीरिया के संक्रमण जैसे कि लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, ईस्चेरिशिया कोलाई या ई कोलाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, साल्मोनेला एंटेरिका, विब्रियो वगैरह जिनसे फूड बॉर्न या खाद्य जनित संक्रमण फैल सकते हैं की भी रूटीन जांच मल्टीप्लेक्स PCR द्वारा की जाती है। रियल टाइम PCR द्वारा बीज की जीनोटाइपिंग, ग्रेन्स की क्वालिटी की जांच भी की जाती है। तो ये थी हमारी PCR के बारे में कुछ महत्वपूर्ण व रोचक उपयोगिताएं। PCR की और भी बहुत सी उपयोगिताएं हैं जो मैंने यहाँ नहीं बताई हैं। इस श्रृंखला में ये मेरा आखिरी ट्यूटोरियल था। शीघ्र ही मैं कुछ और नए वीडियोस लेकर वापस आऊँगी। अगर आपको यह ट्यूटोरियल पसंद आया व कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया लाइक व सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे और प्रेरणा मिलती रहे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार व धन्यवाद।